नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज पहली बार प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस। जी, आज पहली बार प्रस्तुत है ग्रामर प्रैक्टिस। और मैं ये नहीं कहूँगा कि आज की वीडियो किसी वर्ग विशेष के लिए है। यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, यदि आप अंग्रेजी समझना चाहते हैं, यदि आप अंग्रेज़ी ग्रामर के नियमों को समझना जानना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को ज़रूर देखें। और विशेष मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी 12वीं की परीक्षा सर पे है, 10वीं की परीक्षा सर पे है, तो 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो उपयोगी है। तो आइए, ग्रामर प्रैक्टिस सीरीज की यह पहली वीडियो आपके सामने है। बच्चों, पहला प्रश्न है, सी जंप्ड खाली स्थान द रिवर, वह नदी में कूद गई। जी, वह नदी में कूद गई। तो में वाला मामला है, तो फ्रॉम और टू को हटा दीजिए। अब आ रहा है इन और इनटू। जी, अब आ रहा है इन और इनटू। समझिएगा बच्चों, वह नदी में कूद गई। तो जब भी सब्जेक्ट में मोशन हो, गति हो, जी, जब भी सब्जेक्ट में मोशन हो, गति हो, वह बाहर से अंदर की तरफ आए ना, तो हम इन नहीं बल्कि इनटू का प्रयोग करते हैं। अतः वाक्य नंबर 1 में सही ऑप्शन होगा सी, इनटू। सी जंप्ड इनटू द रिवर, वह नदी में कूद गई। तो उनमें गति थी बच्चों। तो जब भी सब्जेक्ट में गति हो, वो बाहर से अंदर की ओर आए, तो मे की अंग्रेजी इनटू करेंगे, इन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा इनटू। सी जंप्ड इनटू द रिवर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, मे आई पे खाली स्थान चेक, क्या मैं चेक के माध्यम से भुगतान कर सकता हूं? तो बच्चों, चेक के माध्यम से हमेशा बच्चों बाई होता है। जी, क्या होता है? बाई। मे आई पे बाई चेक। अगर वहीं कैश की बात होती ना, तो होता मे आई पे इन चेक, सॉरी, मे आई पे इन कैश, क्या मैं नगद में भुगतान कर सकता हूं? तो याद रखिएगा, चेक से होगा तो बाई चेक, और अगर नगद होगा तो इन कैश। तो मे आई पे बाई चेक, यहां पे नंबर 2 में बाई होगा। नंबर 3 कहता है, सी वाज मैरिड खाली स्थान अ हेल्दी मैन। जी बच्चों, सी वाज मैरिड खाली स्थान ए हेल्दी मैन, यानी उनकी शादी एक वेल्दी मैन से, एक अमीर व्यक्ति से हो गई। तो बच्चों, यहाँ पे प्रेपोजिशन के रूप में विथ भरेंगे कि फ्रॉम भरेंगे कि टू भरेंगे कि इन भरेंगे? बच्चों गौर कीजिएगा, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। जब भी मैरी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होगा तो कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही बच्चों मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में हो ना, तो हमेशा प्रेपोजिशन के रूप में टू आएगा। क्या आएगा? टू। कब? जब मैरी का प्रयोग पास्ट टेंस में, सॉरी, पैसिव वॉइस में होगा तब। तो यहाँ पे मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है। सी वाज मैरिड टू ए वेल्दी मैन, यानी उनकी शादी एक अमीर व्यक्ति से हुई। तो चूंकि मैरी का प्रयोग पैसिव वॉइस में हुआ है, तो पैसिव वॉइस में आने पे ये टू लेता है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी मैरी का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हो तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता। नंबर 4 कहता है कि श्री कामेश बाबू इज खाली स्थान यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी कामेश बाबू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। तो बच्चों, ए एन द वाला मामला है, तो इसको आप हिंदी में लिखिए। ऐसे लिखेंगे ना, यूनिवर्सिटी, यू, इसका साउंड क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, अतः 4 में ए होगा। या यू देख करके आप इसको वॉवेल समझ करके एन का प्रयोग बच्चों नहीं करेंगे, आप इसको हिंदी में लिखिए। जिस भी शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है, उसको हिंदी में लिखें। और हिंदी में लिखने पर देखिए कि उसका पहला अक्षर क से ज्ञ के बीच में आया है कि अ से अह के बीच में। यदि क से ज्ञ के बीच में आया है तो साउंड कॉन्सोनेंट होगा और उसके पहले ए करेंगे, और अ और अह के बीच में आया है तो वोवेल साउंड होगा और उसके पहले एन करेंगे। तो यूनिवर्सिटी को हिंदी में लिखा, य हुआ तो क से ज्ञ के बीच में आता है, साउंड कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, अतः हम इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो 4 में यहाँ पे ए भरेंगे। नंबर 5 कहता है, रोमा इज खाली स्थान ऑर्फन। रोमा क्या है? अनाथ है। तो ऑर्फन जब आप लिखेंगे ना, तो ये ऑर्फन जो वर्ड है ना, इसकी शुरुआत वोवेल साउंड से हो रही है। तो वोवेल साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का प्रयोग करते हैं, अतः 5 का बी हो जाएगा एन। रोमा इज एन ऑर्फन। नंबर 6 है बच्चों, टाइम एंड टेंस का मामला है। कह रहा है कि आई हियर सिंस मॉर्निंग, और यहाँ पे एम वेटिंग है, हैव बीन वेटिंग है, हैव वेटिंग है या नॉन है। ये कह रहा है कि मैं यहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूँ।
तो बच्चों जब भी कोई घटना भूत में शुरू हुई और वर्तमान में भी जारी हो, बोलने के समय तक भी जारी हो, तो उसके लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चूंकि यहाँ पे ऑप्शन देखिए बच्चों, आई एम वेटिंग, यह प्रोग्रेसिव का है, हैव वेटिंग होता नहीं है, और यही है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। तो सुबह में मैंने इंतज़ार करना शुरू किया, अभी दोपहर हो गई है, अभी भी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है। तो हैव बीन वेटिंग, यह प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, अतः 6 का बी होगा। नंबर 7 कहता है खाली स्थान यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, क्या एक पल खड़े होंगे, क्या एक पल खड़े होंगे। तो जो इस प्रकार के पोलाइट रिक्वेस्ट में ना हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं जी, इस प्रकार के पोलाइट रिक्वेस्ट में हमेशा वुड का प्रयोग करते हैं। तो ये होगा वुड यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर ए मोमेंट, क्या आप एक पल के लिए खड़े होंगे। तो जब भी आपको इस प्रकार का पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो तो वुड का प्रयोग करें। बच्चों नंबर 8 है, ये स्पीच का मामला है, गौर से देखिएगा। सी थैंक्ड मी, उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया। यह बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच है और आपको बताना इसका डायरेक्ट। तो देखिए सी थैंक्ड मी, थैंक्ड क्या है बच्चों, V2 है, मतलब मामला सिंपल पास्ट का है। तो ये सेज है, सिंपल प्रेजेंट है, ये होगा नहीं। ये भी सेज है, ये भी होगा नहीं। अब सेड वाला मामला 2 है, सी सेड टू हिम थैंक यू, सी सेड टू हिम थैंक यू, बी पे गौर कीजिएगा। सी सेड टू हिम थैंक यू और ये सी सेड टू मी थैंक यू, तो यहाँ पे मी है तो मी वाला सही हो जाएगा, तो ये डी होगा, सी सेड टू मी थैंक यू, अतः 8 का डी सही होगा। ठीक है बच्चों, 9 देखिए, 9 कह रहा है माई ब्रदर डिड नॉट खाली स्थान हर, मेरे भाई ने उनको नहीं चुना। तो ये डिड नॉट है, सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो सिंपल पास्ट के निगेटिव स्ट्रक्चर में डिड नॉट के बाद हमेशा क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो आपको इसमें से क्रिया का पहला रूप चुनना है। तो चूजन होता नहीं है, चूजिंग होता नहीं है, चोज होता नहीं है, पहला क्या होता है, चूज होता है, CHOOSE। अतः 9 का सी होगा, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, मेरे भाई ने उनको नहीं चुना। नंबर 10 देखिए, माई सिस्टर खाली स्थान अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, यानी पिछले सप्ताह मेरी बहन ने अपनी बर्थडे के लिए एक ड्रेस खरीदा। तो लास्ट वीक, देखिए बच्चों लास्ट वीक पिछले सप्ताह, तो जब भी लास्ट आए ना तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जी, जब भी लास्ट आए तो सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और सिंपल पास्ट में क्रिया का दूसरा रूप आता है। तो यहाँ पे देखिए कि क्रिया का दूसरा रूप कौन है, बाई है नहीं, विल बाई है नहीं, और ये स्पेलिंग होती नहीं है, ये है बॉट, ये बाई का दूसरा रूप है बॉट। तो माई सिस्टर बॉट अ ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, यानी लास्ट वीक मेरी बहन ने बर्थडे के लिए एक कपड़ा खरीदा था, ड्रेस के लिया था। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट होगा तो V2 होगा, इसलिए यहाँ पे बॉट सही होगा। 11 कह रहा है यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हो, यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला मामला है। तो यू के साथ क्या होता है बच्चों, योर सेल्फ होता है। क्या होता है, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, दे के साथ देमसेल्व्स, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट यू है तो क्या हो जाएगा, योर सेल्फ। अतः 11 का बच्चों बी होगा, यू कैन डू इट योर सेल्फ, आप इसे स्वयं कर सकते हो। नंबर 12 कहता है गौर कीजिएगा, नंबर 12 कहता है ईट खाली स्थान ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात में वर्षा होती है। जी बच्चों, बरसात में वर्षा होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, और यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं जी। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, नेचुरल फेनोमेनन के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट में क्रिया का पहला या क्रिया का 5वां रूप आता है। तो चूंकि यहाँ पे इट सिंगुलर है, इसलिए क्रिया का 5वां रूप यहाँ पे रेन सही होगा। इट रेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी बरसात के मौसम में वर्षा होती है। इस प्रकार के जो भी वाक्य मिले ना यूनिवर्सल ट्रुथ वाले, हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग आप करेंगे। अतः 12 का बी होगा, रेन्स। नंबर 13 कहता है खाली स्थान लिव लॉन्ग, यानी वे दीर्घायु हों, यानी उनकी आयु लंबी हो। ये आप इच्छा प्रकट कर रहे हो, तो यह इच्छा सूचक वाक्य है, यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये गौर कीजिएगा, ये देख रहे हैं ना नोट ऑफ एक्सक्लामेशन, जब भी ये वाक्य के अंत में हो और इन चारों में से भरने के लिए आए ना मॉडल के रूप में, तो हमेशा क्या भरेंगे, में,
क्या भरेंगे? मे ही लिव लॉन्ग, उनकी आयु लंबी हो, वे बहुत दिनों तक जिएं या वे जुग जुग जिएं, तो यहाँ पे आप मे भरेंगे। नंबर 14 देखिए, आई हैव लिव्ड इन दिस विलेज खाली स्थान माई चाइल्डहुड, मैं इस गांव में अपने बचपन से रह रहा हूँ या रहा हूँ। तो बचपन में आपने रहना शुरू किया और आज आप 16 साल के हैं, आज भी आप रह रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में है ना, से की अंग्रेजी या तो फ्रॉम होती है नहीं तो सिंस होती है। जी, या तो फ्रॉम होती है नहीं तो सिंस होती है। तो चूंकि ये मामला माई चाइल्डहुड से है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम के पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर पीरियड ऑफ टाइम हो तो फ्रॉम करेंगे, और यदि पॉइंट ऑफ टाइम हो, निश्चित समय सूचक शब्द हो, तो उसके पहले सिंस करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 14 में हम बच्चों सिंस भरेंगे। नंबर 15 गौर कीजिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। कह रहा कि इसमें सही वाक्य चुनिए। गौर करना है बच्चों, इसमें सही वाक्य चुनना है आपको। सी गेव मी एन एडवाइस, सी गेव मी 2 एडवाइसेस, सी गेव मी एडवाइस, या तीनों सही हैं। बच्चों दिमाग लगाइए, मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि जब भी आपको एडवाइस दिखे, एडवाइस बच्चों अनकाउंटेबल नाउन होता है। जी, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए लगता नहीं, अतः यह भी गलत है। अनकाउंटेबल नाउन में एस या ई एस जोड़ करके प्लुरल बनता नहीं, अतः यह भी गलत है। इसलिए सी गिव मी एडवाइस, नंबर सी सही होगा। अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते, एस और ई एस लगा करके प्लुरल नहीं करते, अतः नंबर सी होगा। सी गेव मी एडवाइस, उन्होंने मुझे सलाह दिया। तो 15 का सी। बच्चों 16 देखिए, 16 में दिमाग लगाइए। कह रहा मिल्क इज वाइट, दूध सफेद होता है। जी, दूध कैसा होता है? सफेद होता है। तो बच्चों गौर करना है कि दूध सफेद होता है, तो यह दूध जो है ना सफेद होता है। तो जब भी अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में आए, जी, जब भी अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में आए ना, तो उसके पहले ए एन द का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे। मिल्क इज वाइट, दूध क्या है? दूध सफ़ेद होता है। तो दूध का प्राकृतिक गुण है। अगर मैं कहूँ कि खून लाल होता है, तो खून का भी प्राकृतिक गुण है कि वह लाल होता है, तो वहाँ भी ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम कहेंगे कि पानी रंगहीन होता है, तो पानी का प्राकृतिक गुण है, तो उसके पहले भी हम ए एन द का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नियम ये कहता है बच्चों कि जब भी अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में हो ना, तो उसके पहले आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए 16 में हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। लेकिन अगर यही होता कि दूध गर्म है, तो हम उस दूध की बात कर रहे हैं जो गर्म है, तब द का प्रयोग होगा। लेकिन दूध सफ़ेद होता है, बिल्कुल होता है, सामान्य अर्थ है। जब अनकाउंटेबल नाउन सामान्य अर्थ में होता है तो आर्टिकल्स नहीं लगता, इसलिए 16 में क्रॉस होगा। बच्चों 17 कहता है कि गया इज द खाली स्थान प्लेस इन बिहार। गया आपको बताना है कि कैसा जगह है भाई बिहार में। हॉट प्लेस है, हॉटर है, हॉटेस्ट है, या कुछ नहीं है। तो बच्चों द का प्रयोग हुआ है ना, इसका मतलब है कि सुपरलेटिव आएगा। जी, द का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब है सुपरलेटिव आएगा, तो हॉटेस्ट होगा। गया इज द हॉटेस्ट प्लेस इन बिहार। गया बिहार में सबसे गर्म क्या है? स्थान है। जी, तो सुपरलेटिव डिग्री होगा, तो हॉटेस्ट होगा। 17 का सी होगा। 18 कहता है चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं बच्चों, इसमें 3 की स्पेलिंग सही है, 1 की गलत है, वो चुननी है आपको। तो किचन भी सही है, एस्टिक भी सही है, सुगर भी सही है, लेकिन सर्वेंट में गलत है। ये VE जो देख रहे हैं ना, सर्वेंट की स्पेलिंग ये होती है SERVANT। तो यहाँ पे भी के बाद ई है, अतः 18 का सी सही होगा, सर्वेंट की स्पेलिंग गलत है। नंबर 19 कहता है द टीचर एंड द पोएट। जी, द टीचर एंड द पोएट कम टू अटेंड द फंक्शन, यानी शिक्षक और कवि समारोह में उपस्थित होने के लिए आए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए जब दो काउंटेबल नाउन, एक टीचर हो गया और एक पोएट हो गया। ठीक है बच्चों, तो जब 2 काउंटेबल नाउन को एंड से जोड़ते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होना, तो आप 2 व्यक्ति समझिएगा, और यदि एक के पहले आर्टिकल हो तो 1 व्यक्ति या वस्तु समझिएगा। तो देखिए यहाँ पे टीचर और पोएट 2 सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, दोनों को मैंने एंड से क्या कर दिया? जोड़ दिया, और दोनों के पहले आर्टिकल है, अतः ये 2 व्यक्ति हैं, है ना। 2 व्यक्ति फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए हैं, एक टीचर हैं और एक पोएट हैं। तो जब 2 हो गए तो ये प्लूरल हो गए, तो हमारी क्रिया भी प्लूरल होगी। तो हैज सिंगुलर है, हैविंग होगा नहीं, और हैव प्लूरल है,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव। द टीचर एंड द पोएट हैव कम टू अटेंड द फंक्शन, यानी समारोह में शामिल होने के लिए शिक्षक और कवि आए हैं, दो लोग हैं, तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो क्रिया भी प्लूरल होगी, इसलिए यहाँ पे हैव करेंगे। बच्चों 20 कहता है हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, इसका पैसिव बताना है जी, यह परीक्षा में आएगा बच्चों। हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। देखिए जो टीचर्स देख रहे हैं ना, ये भी 5 है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ देखिए वेयर आया है ना, अतः यह होगा नहीं। अब ये बाय हुम इन दोनों में से कोई एक होगा, तो चूंकि यह क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो यू के पहले आर है, अतः ये सही होगा, 20 का ए होगा। बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश, आपको अंग्रेजी किनके द्वारा पढ़ाया जाता है, तो 20 का ए होगा बच्चों। 21 देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स खाली स्थान अ रिच कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स एक अमीर देश है जी, एक अमीर देश है। ये स्टेट्स देख करके बहुत सारे बच्चे ये समझ जाते हैं कि ये प्लूरल है और वो आर का प्रयोग कर देते हैं, आप नहीं समझेंगे कि बच्चों किसी भी देश के नाम के अंत में भले ही एस हो, एस होने पर भी वो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब भी लेता है, इसलिए हम यहाँ पे इज भरेंगे। क्या भरेंगे, इज भरेंगे। क्यों, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री का नाम है और कंट्री के नाम के अंत में भले ही एस हो लेकिन वो सिंगुलर होता है, इसलिए 21 में बी इज भरेंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री। बच्चों 22 कहता है आर यू फॉन्ड ऑफ खालिस्तान क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है। तो याद रखिएगा बच्चों, जब भी प्रेपोजिशन है ना, ऑफ क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जब भी क्रिया आती है ना तो उसमें आईएनजी लगा रहता है जी, याद रखिएगा, प्रेपोजिशन के बाद जब भी क्रिया आती है उसमें आईएनजी लगा रहता है। तो यहाँ पे आईएनजी वाला ये प्लेइंग है, अतः यहाँ पे बी होगा। 22 का क्या हो जाएगा, बी। आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलने का शौक है। मैं फिर कह रहा हूँ, ऑफ आए, फ्रॉम आए, इन आए, ऑन आए, कोई प्रेपोजिशन आए, उसके बाद अगर उसके ठीक बाद अगर क्रिया लानी हो तो उस क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, इसलिए 22 का बी प्लेइंग होगा। नंबर 23 कहता है बच्चों चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य चुनना है आपको जी, और ये वाक्य कह रहा है कि काश मैं फिर से जवान होता। यह एक ऐसी कल्पना है बच्चों जिसकी पूर्ति संभव नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्यों में जहां भी आप आई विश दिखें तो एक ऐसी कल्पना होती है जो असंभव सी होती है, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपकी क्रिया वेयर होती है, अतः ये सही होगा। आई विश आई वेयर यंग अगेन, काश मैं फिर से क्या होता, जवान होता। आप फिर से जवान नहीं हो सकते, तो आई विश है, इसके बाद सब्जेक्ट है और क्रिया हमेशा क्या होती है, वेयर, इसलिए बी सही है, बाकी सब गलत है। नंबर 24 देखिए, इफ ईट वी शैल गेट वेट, अगर वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे जी, अगर वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। यह कंडीशनल क्लॉज है, देखिएगा बच्चों, ये ईफ से शुरू होने वाला क्लॉज कंडीशनल क्लॉज है और वी शैल गेट वेट मेन क्लॉज है। याद रखिएगा कि कंडीशनल क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है जी, कंडीशनल क्लॉज में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, और सिंपल प्रेजेंट में या तो क्रिया का पहला रूप आएगा या क्रिया का 5वां रूप आएगा। तो चूंकि ईट क्या है, सिंगुलर है, तो क्रिया का 5वां रूप आएगा, अतः हम यहाँ पे रेन्स भरेंगे। इफ इट रेन्स वी शैल गेट वेट, अगर बारिश होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। और अंतिम है बच्चों, क्रिकेट से सवाल है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वाक्य सही है ना। तो छांटिए, बुमराह इज अ फास्टेस्ट, तो ये फास्टेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द का प्रयोग होना चाहिए, नहीं है इसलिए गलत है। ये कह रहा है कि बुमराह इज ए फास्टर बॉलर, फास्टर बॉलर कहा नहीं जाता, ये भी गलत है। अब ये दो सही लग रहे हैं, बुमराह इज ए फास्ट बॉलर, बुमराह इज ए फास्ट बॉलर। तो बॉलर की स्पेलिंग देखिए बच्चों, बॉलर की स्पेलिंग होती है BOWLER, अतः बुमराह इज ए फास्ट बॉलर, ये सही है। 25 का बी सही है, ये बॉलर की स्पेलिंग गलत है, अतः ये ए नहीं होगा। तो चूज द करेक्ट सेंटेंस जो 25 नंबर का है, बी सही होगा, बुमराह इज अ फास्ट बॉलर, बुमराह एक तेज गेंदबाज हैं। तो ये आज की वीडियो में 25 प्रश्न थे बच्चों। आप आज की वीडियो को 2 बार देखिए और मेरे द्वारा समझाए गए नियमों को समझने की कोशिश कीजिए, आपकी ग्रामर जरूर इंप्रूव होगी। बच्चों अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें, जय हिंद।